हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि आपको इकोनॉमिक्स के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में बताए जाएं, ठीक है। और गाइस, आपने हिस्ट्री का बोला था तो उसका आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे अर्थशास्त्र में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। तो देखिए गाइस, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। आप इस तरह से लिखोगे इसका आंसर कि भारतीय रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करता है। बैंकों की नीति देश हित में रहे और वे सही दिशा में साख का विस्तार करते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि उनके कार्यों का रिजर्व बैंक का उचित नियंत्रण रहे। रिजर्व बैंक निम्नलिखित साधनों से भारतीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है, जिस कारण इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था कि केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। पहले आप इस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। ये गाइस आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ओके, तो किस तरह से लिखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करता है। यानी जो भी यहाँ पर लिखा है पहले आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डाली है उसको देख लीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे पूंजी, ठीक है। ये हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है कि भारत में बैंकों के अनुचित विस्तार को रोकने के लिए इनकी पूंजी व्यवस्था इस प्रकार की बनाई गई है कि केवल बड़े बड़े बैंक ही देश के अधिकांश भागों में शाखाओं का विस्तार कर सके। इसके बाद आप लिखोगे और छोटे बैंक अपने गांव व्यवसाय को एक राज्य में सीमित कर उसे क्षेत्र की जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचा सके, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, पहले आपने जो पैराग्राफ देखा उस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे पूंजी और फिर आपको इसमें इस तरह से लिख कर आना है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। पूंजी हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि भारत में बैंकों के अनुचित विस्तार को रोकने के लिए इनकी पूंजी व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है कि केवल बड़े बड़े बैंक ही देश के अधिकांश भागों में शाखाओं का विस्तार कर सकें। इसके बाद आप लिखोगे और छोटे बैंक अपने गांव व्यवसाय को एक राज्य में सीमित कर उसे क्षेत्र की जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचा सके, ठीक है। तो गाइस, जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो वो आपको वहाँ पर थोड़ा लॉन्ग में ही लिखकर आना है, ज़्यादा शॉर्ट में आप लिखकर नहीं आओगे। क्लियर। तो केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। इसी तरह से तो फर्स्ट हेडिंग ऐसे आपकी होगी पूंजी। अब इसी तरह से आपको 4 हेडिंग डालकर और लिख देना है तो आपका पूरा हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अब गाइस, इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो भी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ठीक है। विदेशी विनिमय दर पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या करनी है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। इसकी गणना में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है।
इसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। अब देखिए ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपकी एक विधि पूछ ली जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए, इसमें से आप एक विधि को तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है। ठीक है, तालिका बनाकर इसका आंसर वहाँ पर आपको देना है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है, इसका आंसर आप लिख कर आओगे। अब यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देख रहे हैं। और गाइस अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के आपके वीडियोस बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यहाँ से आप देख सकती हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण क्वेश्चन कक्षा 12 आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसको एक बार आप ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पर सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है, एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, गुणक क्या होता है, विवेचना कीजिए। पूरा विस्तार में आपको समझाना है कि गुणक क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अल्पाधिकार से क्या आशय है, अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्लियर, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या दिया गया है, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। तो अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी क्या है, या फिर जीएसटी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर से नीचे की ओर क्यों झुकता है, टिप्पणी कीजिए, इसको तैयार करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है, इसको आप तैयार कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं साथ ही साथ इनको लिखते चलिए, नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर। अब देखिए इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के 3 नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र भी वहाँ पर बनाना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि पूर्ति का नियम क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। पूर्ति आपूर्ति क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में भी और विस्तृत में भी। ठीक है, इसी तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र के दोष अथवा सीमाएं बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि भारत सरकार की आय एवं व्यय की प्रमुख मदों का वर्णन कीजिए। क्लियर। तो जो आपका क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के दोष अथवा सीमाएं बताइए,
इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। विस्तृत प्रश्न में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत सरकार की आय एवं व्यय के प्रमुख मदों का वर्णन कीजिए। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके विस्तृत प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देख चुके हैं पूरी बुक से, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।